केसिंग सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा और कुछ चीजें समझना चाहूंगा। ये जो अचानक माहौल पूरे देश का खराब हुआ, खाड़ी देश अलग नाराज थे, दुनिया में संदेश अलग जा रहे थे, देश में हालात लगातार बिगड़ ही रहे हैं, कहीं बुलडोजर चल रहा है, कहीं पत्थर चल रहे हैं। दुनिया में जो छवि बन गई भारत की कुछ महीनों में, मई के महीने में जो मेरे पास डाटा मेरी टीम ने बताया कि 1,70,000 करोड़ रुपया विदेशी निवेशकों ने भारत से पैसा निकाल दिया। आज सुबह में सूचना मिली कि रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर तक आ गया है डॉलर के मुकाबले में। ये जो भारत की स्थिति इन सब घटनाओं से बन रही है, पूरी डिटेल में आपसे जानना चाहूंगा कि ये सुधरेगी कैसे, सुधरेगी या नहीं सुधरेगी। माइक अनम्यूट कर लीजिएगा सर, माइक। संजय, ये इशू इतना इजी नहीं है कि हम सिर्फ ये मान लें कि बीजेपी ने कुछ किया, वो कम किया, ज्यादा किया, कोई नूपुर शर्मा थी उसने कुछ किया। दरअसल ये एक मवाद था जो नूपुर शर्मा के उस बयान में दिखाई देता है। फेस्टरिंग वुंड अंग्रेजी में कहते हैं। ये तो छोटा सा एक मवाद निकला है, कैंसर बहुत दूर तक है। हमने क्या किया कि इंजेक्शन से उस मवाद को निकाल के कहा कि देखो निकाल दिया ना, अब ताली बजाओ। ये मवाद 8 साल से बन रहा था और ये मवाद इस तरह नहीं बना था, इसको बाकायदे क्रिएट किया गया। एक नूपुर शर्मा नहीं है, पिछले 8 साल में लाखों नूपुर शर्मा पैदा हुए हैं और उनको सर्वाइवल के सारे इंपरेटिव्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं कि तुम जिंदा रहोगे अगर नूपुर शर्मा बन जाओ। मतलब कि ये ब्रांड लेके तुम आओ, लंग पार की जरूरत है, गले में ताकत हो, फेफड़े में दम हो, तो आप बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बनिए। इसमें सिर्फ बुलंदी से उसको दबाना है, शाउट डाउन करना है, जिसको अंग्रेजी में शाउट डाउन कहते हैं। ये इतना इजी नहीं है। ये क्रिएट किया गया है कि एक लुम्पेनाइज्ड मर्सिनरी कैरेक्टर हो। मर्सिनरी कैरेक्टर को हम हिंदी में कह सकते हैं जो पैसे लेके आतंक करते हैं, इसको मर्सिनरी कहते हैं। अफगानिस्तान में ये काफी होते हैं, जो जिनको आप जहां चाहे जिस देश में ले जाए। ये मर्सिनरी इस पार्टी का कैरेक्टर ही बदल दिया। मुझे याद है मैंने 30 साल इस पार्टी को कवर किया है और लखनऊ में किया। उसके बाद जब हम दिल्ली आए तो डीप में रहे इस पार्टी के उन मेजर डिसीजंस के हम वो रहे, विटनेस रहे जो लिए गए थे। ये पार्टी अलग थी, ये एक पॉलिटिकल पार्टी थी। आज ये मर्सिनरीज की पार्टी है, ये लुम्पेनाइज्ड मर्सिनरीज है जिनको कि 8 साल में आप लाए हैं। पार्टी रहती तो मुझे दिक्कत नहीं थी, हम लोग आडवाणी जी के पैरों के पास समझने जाते थे गवर्नेंस का या पार्टी की पॉलिटिक्स को। पैर का मतलब है कि वो कुर्सी पे ही बैठते थे, लेकिन जो विनम्रता होती थी वो पत्रकार की नहीं होती थी, एक याचक की होती थी कि हम आपके यहां सीखने आए हैं। आडवाणी जी जरा ये बताइए ये वाला बीजेपी ने क्यों किया, ये स्टेटमेंट आपने क्यों दिया, अटल जी ने मोदी जी को क्यों कहा कि राजधर्म निभाइए। तो ये हम लोग सीखने जाते थे और उस पार्टी में जो लोग होते थे, एक स्वतः ये लगता था कि आइडियोलॉजिकली कमिटेड है। 2 पार्टीज ऐसी थी, कम्युनिस्ट पार्टी खास करके सीपीएम, जिनके यहां जाइए तो हो सकता है अबनी राय कहें अरे दादा आ गया, चाय पिलाएगा तुमको। तो उसके बाद वो जाते थे और धीरे से अपने किचन से लौट के आते थे, कहते साला खत्म हो गया चाय, वो खत्म हो गया, दूध खत्म हो गया, खाली चाय पिएगा बिना दूध का। तो होता था कि दादा रुक जाइए मैं दूध लेके आता हूं, और हमारा ड्राइवर जाके दूध लाता था। टेलीविजन में आप जानते हैं कि गाड़ी और टीवी सब चलता है, कैमरा चलता है, तो कोई कैमरामैन जाता था और दूध लाता था, तो अबनी दादा हमें चाय पिलाते थे। और ये एक अबनी दादा नहीं थे, पूरे सीपीएम की ये हालत थी। उसी तरह बीजेपी में था कि एक पॉलिटिकल पार्टी थी, आइडियोलॉजिकली कमिटेड हो सकती है, लेकिन पार्टी का स्ट्रक्चर दूसरा था। 8 साल में मोदी जी ने इसको वहां खड़ा कर दिया है जो लुम्पेनाइज्ड मर्सिनरीज इस पे आ गए हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी से कोई मतलब, नूपुर शर्मा एक नहीं है, ये एक मवाद है, जो मवाद फेस्टरिंग वुंड है। और मैं तो वो याद अक्सर आता है कि वो बाजीराव मस्तानी एक पिक्चर आई थी, वैसे मैं देखता नहीं हूं पिक्चर, लेकिन बाय चांस उसको देखा था। तो उसमें वो काशी जो पात्र प्रियंका चोपड़ा थी, उसने कहा था जब उसने देखा कि अपनी सौत के साथ ये ज्यादा रह रहा है बाजीराव, तो उसने कहा था कि पेशवा
तुम मेरी जान मांगते तो हम खुशी खुशी दे देते, लेकिन तुमने तो हमारा गुरूर ही छीन लिया है। मोदी जी ने स्टेट क्राफ्ट का गुरूर छीन लिया है। स्टेट का कैरेक्टर होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन उसका गुरूर होता है, लेकिन हमने स्टेट को पिछले 8 साल में एक नपुंसक बना दिया, जो 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 अब स्टेराइल है। आपने वो गुरूर, स्टेट का जो गुरूर होता है वो छीन लिया है। स्टेट गुरूर पे चलता है, और वो गुरूर क्या होता है? स्टिकिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान से अपने को बांधे रखना। वो कलेक्टर जब पेश पे आके चीफ मिनिस्टर से कहता है गोली तो नहीं चलाएंगे, बुलडोजर तो नहीं चलाएंगे, तो वो उसका गुरूर होता है। मोदी जी ने ये गुरूर छीन लिया उस कलेक्टर से, उस एसपी से। आज वो कलेक्टर एसपी इस गुरूर से कह ही नहीं सकता कि नहीं साहब, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड नहीं करता है कि किसी लीगल ऑफेंडर की, कोई क्रिमिनल ऑफेंडर की को घर हम बुलडोजर चलवाएं। कौन से कानून से चलवाएंगे बता दीजिए? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कौन सा कानून है पूरे सीआरपीसी में, आईपीसी में, जिसके तहत हम बुलडोजर चलवाएं? लेकिन किसी डीएम की हिम्मत नहीं है। तो वो जो गुरूर स्टेट का होता है, जिसके बारे में काशी ने उस बाजीराव फिल्म में कहा था, मोदी और योगी ने ये गुरूर छीन लिया है स्टेट का, एक नपुंसक बना दिया है पूरे स्टेट स्ट्रक्चर को, स्टेट क्राफ्ट को। तो खतरा वहां है कि स्टेट का कैरेक्टर हम एनालाइज कर रहे हैं, चूंकि स्टेट हमारा प्रिय सब्जेक्ट है। आपने इंस्टीट्यूशन को नपुंसक बना दिया है। जब चाहता है ईडी जाके आपके विरोधी के यहां खड़ा हो जाता है। जितने भी केसेस किए हैं उसमें रेट ऑफ कन्विक्शन देख लीजिए, 2% भी नहीं है। यह पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा गया है। आप जितने भी रेट कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही इलेक्शन आएगा कुछ लोगों के यहां रेट पड़ जाएंगे और उनको फिर बकरी की तरह दबा के कहा जाएगा आ जाओ पार्टी में। किस तरह का ये पूरा, तो स्टेट एक सत्य पे चलता था, झूठ नहीं बोलता था। हमें अभी 3 दिन पहले पता लगा कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का एक फ्लाइंग स्क्वाड बनाया गया है। उसने छापा मारा तो इंडस्ट्रीज में तमाम यूरिया मिली और यूरिया उन्होंने पकड़ी, नीम कोटेड यूरिया थी। तो हमने पूछा कि भाई, लाल किले के उससे प्राचीर से मोदी जी ने 2016 में ऐलान किया था कि साहब अब नीम कोटेड यूरिया होगी और अब इंडस्ट्रियलिस्ट इसको यूज नहीं कर पाएगा, जो हम किसानों को। और जानते हैं आप कितनी सब्सिडी दी जाती है कांग्रेस या प्रेजेंट जमाने में? 3,000 रुपए की 45 किलो यूरिया का एक्चुअल कॉस्ट होता है, वो 266 में दी जाती है। तो इंडस्ट्रियल हाउसेस क्या करते हैं? तमाम करीब 6-7 इंडस्ट्रीज हैं, उनको वो किसानों के नाम पे खरीद लेती हैं और उसको इस्तेमाल करती हैं। तो मोदी जी ने कहा कि साहब अब नहीं कर पाएंगे, नीम हमने इसमें डाल दिया है, नीम लेपित यूरिया है। और आप ताज्जुब करेंगे कि 6 साल से मोदी जी को पता लगा कि ये गलत था और सारे इंडस्ट्रियलिस्ट 5 पैसे के खर्चे पे नीम हटा देते हैं, यूरिया फिर यूज हो रही है। कैसा होगा देश का प्राइम मिनिस्टर कि लाल किले की प्राचीर से ऐलान करने के पहले उसने ये भी दरियाफ्त नहीं किया कि ये नीम में कुछ होता नहीं है, एक तमाशा खड़ा कर दिया कि साहब नीम कोटेड यूरिया आप तो इंडस्ट्रियलिस्ट ले ही नहीं सकते। और ऐलान में ये भी जोड़ा था अब हमारा 6,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा, जो इंडस्ट्रियल यूज होता था वो नहीं हो पाएगा। तुम क्या प्राइम मिनिस्टर, तुम्हें इतना भी समझ में नहीं आ रहा है कि नीम जो ये नाटक कर रहे हो कि नीम को आपने लेकर उसका एक कोटिंग लगा दी, उसका कोई मतलब नहीं है। इंडस्ट्रियल हाउस 5 पैसे के एक छोटा सा प्रोसेस है जिससे वो हटा देती हैं। तो एक प्राइम मिनिस्टर, हम जो कहना चाहते हैं आपके व्यूअर्स को, एक स्टेट का कैरेक्टर होता है। प्राइम मिनिस्टर बोलता है तो वो सच ही बोलता है जब तक कोई बड़ी गलती ना हो। आप हर आदमी के जेब में 15 लाख डाल देंगे, हर गरीब के जेब में। कभी आपने दरियाफ्त किया? आप किसान को बरेली में आप ऐलान कर देते, पूछा किसी से किसान की आमदनी जिस दिन आप कह रहे हैं उसी दिन आपको मालूम है कितनी है? आज आपने क्या किया? इसी तरह $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो जो स्टेट का कैरेक्टर था जिसमें सत्य, एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क होता था जिसमें सत्य पे स्टिक करना जरूरी होता था, मोदी जी ने वही खत्म कर दिया। तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, नूपुर शर्मा, मर्सिनरीज कैरेक्टर को इस पार्टी के, ये मोदी जी के देन है। हम इस पार्टी को 30 साल कवर किए हैं। मुझे याद नहीं आता कि इस पार्टी के प्रति सम्मान होता था, पॉलिटिकल कैरेक्टर होता था। अब ठीक है, आपके आइडियोलॉजी से हम डिफर कर सकते हैं,
लेकिन कम्युनिस्टों को लेके, बीजेपी को लेके इतना रहता था कि आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट एक निष्ठा के साथ है। लेकिन आप वो सारी चीजें आपने छोड़ दी और आज आप वहां पे लाके खड़ा कर दिए हैं, दिस हैज बिकम ए पार्टी ऑफ मर्सिनरी लुम्पेंस। इस तरह के आपने लंपट संस्कृति डेवलप की है कि हर आदमी कॉलर पकड़ के बीजेपी का अगर है तो आपको कह सकता है अच्छा बोल जय श्री राम, आधार कार्ड दिखा, दाढ़ी वाला है पहले आधार कार्ड दिखा, और वो सरवाइव करेगा। हो सकता है एमपी बन जाए, हो सकता है एमएलए बन जाए, टिकट मिल जाए। ये कौन है जो वहां बैठे हुए हैं? तो मुझे लगता है कि जब हम इसकी एनालिसिस करें नुपुर शर्मा की, तो नुपुर शर्मा एक मवाद है। नुपुर शर्मा का स्टेटमेंट, इसको हम सिर्फ रोग ना माने, रोग कैंसर है जो बीजेपी ने इतने दिनों में डेवलप किया है और अब उससे निजात नहीं। बिल्कुल। एंटी सिंह जी, मैं क्षमा चाहते हुए एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे, आपकी व्यक्तिगत जानकारी मुझे, लेकिन मैं उसको सार्वजनिक करना भी नहीं चाहता था। हम लोग जितने पैनल में बैठे हुए उनमें अकेले आप हैं जो मोदी जी के मित्र रहे हैं। आपने मोदी जी को निजी तौर पे कवर किया, उनके साथ हेलीकॉप्टर में आप घूमे हैं, गुजरात आपने कवर किया है। तब के मोदी जी के विजन में और अब के मोदी जी के विजन में अंतर क्या है? नहीं, मोदी जी वही थे, मुझे समझने में भूल हुई थी। एनटी सिंह जी, जो मोदी जी जिस स्टाइल की राजनीति कर रहे हैं उसमें ये खतरे वाली बात थी कि आप नुपुर शर्मा और नवीन जैदर को निकाल देंगे खाड़ी देशों के धमकी के बाद, तो एक संदेश तो उनके कमजोर होने का भी गया। और मैं तो देख रहा हूँ कि पिछले 6 साल में प्रधानमंत्री की ये पहली कमजोर वाली स्थिति है कि कुछ मुल्कों ने आपको धमकाया, आपके राजनीतिकों को बुलाया और आपने अपने 2 प्रवक्ताओं को, पार्टी के प्रवक्ताओं को निकाल दिया, और उसके बाद बीजेपी के अंदर ही उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। लोग नुपुर शर्मा के समर्थन में खड़े हो रहे हैं। तो मोदी जी को क्या दबाव था जो उन्होंने नवीन जिंदल और नुपुर को निकाला होगा, और ये उनको समझ में नहीं आया होगा कि मैं निकलवा दूंगा पार्टी से तो मेरी जो छवि है कि मैं कट्टर हिंदुत्व वाली छवि वाला हूँ, ब्रांड हूँ, उस पर भी असर पड़ेगा। ये रिश्ता उन्होंने लिया ही ना कम से कम। सिंह सर, माइक अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज, माइक अनम्यूट कर लीजिए। संजय, वो एक तो मैं पहले बता दूं कि मैं मोदी जी का मित्र कभी नहीं रहा हूं, प्रोफेशनल रिलेशंस रहे हैं। हमारा गुजरात में चैनल था, चूंकि हमारे रीजनल चैनल्स होते थे तो हम उसके दिल्ली में हेड थे, तो लिहाजा वो प्रोफेशनल रिलेशंस होते थे। और मेरा ये कभी मुगालता नहीं रहा है कि हम किसी पॉलिटिशियन के इतने नजदीक हो, हम एक स्टडीड कैलकुलेटेड डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, वो आज भी करते हैं। आज तो खैर काफी दूरी कर दी है, किसी मंच पे हम नहीं जाते जिसमें पॉलिटिशियन होता है। खैर, संजय, जिस जिले के आप रहने वाले हैं उसके एक बहुत बड़े शायर हुए हैं, फानी बदायूनी। फानी साहब का एक शेर है, जीने भी नहीं देते, मरने भी नहीं देते, क्या तुमने मोहब्बत की हर रस्म उठा डाली। इस समय जो निजाम है उसने गवर्नेंस के हर पैरामीटर्स को खत्म कर दिया है। आप जरा सोचिए, वो शीतल जी ने बहुत सही कहा कि वो जो अयोध्या में मांस डालने गए थे एक मस्जिद के सामने, वो तो हिंदू थे, उनको आपने कैमरे पे देख भी लिया, उनके घर भी बुलडोजर चले हैं। एक अजीब सा मरहला एक आया है, एक अजीब सा सिलसिला शुरू हुआ है कि जो पावर्स क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में नहीं है, जो पावर सीआरपीसी आईपीसी में नहीं है, जो पावर्स स्टेट को दी ही नहीं गई है, उसको एक्वायर करो सिविल प्रोसीजर से। उसके सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड के बेसिक डॉक्ट्रिन से यूपी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट, यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1958 सेक्शन 27 वो अलाउ करता है कि आप अगर अवैध निर्माण है या कोई भी डेवलपमेंट है जो आपके मास्टर प्लान के बरक्स गलत है, तो आप उसको नेस्तनाबूद कर सकते हैं बशर्ते 30 दिन, हर राज्य में अलग अलग है, 30 दिन का इत्तला उनको दिया जाए। अब जो मोदी जी ने वो नॉर्म्स खत्म किए हैं, जो योगी जी ने नॉर्म्स खत्म किए हैं, स्टेट का एक कैरेक्टर था कि झूठ नहीं बोलता था। मुझे अचानक नहीं कह देगा कि साहब ये तो औरत है, इनको तो मना था इस ट्रेन में इस बोगी में बैठना, वो ये नहीं कह सकता, लेकिन वो मुझे प्रूव कर देंगे कि मैं औरत हूं, और इसके लिए वो झूठ बोलेंगे और कहेंगे हाँ बोला है, बोल क्या करेगा। ये यहां तक आ गया है। सीआरपीसी में, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, चूंकि मेरा वो प्रिय सब्जेक्ट है,
कहीं भी कहीं प्रोवाइडेड नहीं है कि स्टेट किसी एक्यूज्ड के का घर गिरा दे, कोई प्रोविजन नहीं है। लेकिन आपने तब क्या किया, कहा कि साहब वो उसका मकान जो था ना वो गैर कानूनी है, अवैध है। अब अवैध, इसके बाद आपने एक फर्जी लिख के दे दिया कि साहब 30 दिन पहले इसको नोटिस दिया गया था, उसके बाद डिमोलिशन नोटिस भी दिया गया, और रात में चूंकि पुलिस वहां खड़ी थी तो धीरे से आपने चस्पा कर दिया कि साहब डिमोलिशन, चस्पा कर दिया, अगले 12 घंटे में बुलडोजर पहुंच गया। तो जो गवर्नेंस के बेसिक नॉर्म्स थे कि कम से कम पुलिस वाला खड़े चौराहे पे गोली नहीं मार देगा, हमें भरोसा है कि पुलिस वाला चौराहे पे गोली हमें नहीं मारेगा, अंदर ले जाके मारेगा, उसकी जरूरत नहीं है, वो चौराहे पे भी मार सकता है। यहां तक आप इसको ले आए हैं डिमोलिश करके, वरना कोई ताकत दुनिया की नहीं हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि देश की अदालतें क्या कर रही हैं, इतना बड़ा ये डिमोलिशन जो हो रहा। अच्छा, उस पर अफसर्स क्या कह रहे हैं, साहब ये तो अपराधियों को एक मैसेज दिया गया है। अब आप बताइए कि अपराधियों को यह मैसेज, सीआरपीसी में कौन सा पावर है, अपराधियों को उनका घर गिरा के आप मैसेज देंगे, अतीक का घर गिरा देंगे, अतीक एक अपराधी हो सकता है, लेकिन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आपके पास कौन सा पावर है? तो तब आप कहेंगे कि नहीं साहब वो सेक्शन 27 में है ना कि इनका थोड़ा सा बाहर निकला हुआ था, और बैक डेट में आप वो कर देंगे, नोटिस सर्व कर देंगे। स्टेट का इतना भोंडा इलीगल कैरेक्टर हमें करीब 50-45 साल से ज्यादा हो गया जर्नलिज्म करते हुए, हमने स्टेट का ये रूप नहीं देखा है। तो जो हम मवाद कह रहे हैं, अब जो असली बात आती है, ये सरवाइव कैसे कर रहे हैं। सरवाइव करने के लिए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, सिर्फ आपको पूरी डेमोक्रेसी को इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में महदूद कर देना है, उतने ही पे रख दीजिए। हिंदुओं के वोट चाहिए, लिहाजा एक अदराइजेशन कीजिए, अस वर्सेस देम पैदा कीजिए, वो बनाम हम, और वो बनाम हम पैदा करेंगे तो नूपुर शर्मा पैदा करना होगा। नूपुर शर्मा ही तो वो। अब आप जरा सा दूसरे पक्ष को देखिए, क्या ये उफान आपने देखा था? पोग्रोम हुआ था गुजरात में, कत्लेआम हुआ था, लेकिन तब भी विश्व ने इस तरह रिएक्ट नहीं किया था। अखलाक को मारा, पहलू खां को मारा, तबरेज को मारा, जुनैद को मारा, कोई मुसलमान सड़क पे नहीं आया। आप बुलडोजर चलवाए टारगेटेड मुसलमान क्रिमिनल्स को, कोई नहीं आया। क्यों आए हैं इस पे? आपने एक टैक्टिकल गलती कर दी। वो टैक्टिकल गलती ये थी, और ये डेलिबरेट नहीं है एक्चुअली, आप दरअसल आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट के साथ कुछ मूर्खताएं भी साथ में जुड़ी होती है। तो आपने ये टैक्टिकल गलती कर दी कि आपने सीधे प्रॉफिट को अगर ना कहते आप तो दिक्कत नहीं थी। आप कितने भी जुल्म करते वो सहते रहते, और आप देख रहे हैं कि 8 साल से वो सह रहे हैं। किसी दाढ़ी वाले को आप पकड़ के कहते हैं बोल वंदे मातरम, आधार कार्ड दिखा, नाम बता, और उसके बाद मारने लगते हैं। मध्य प्रदेश में आपने देखा कैसे मर गया। तो आप समझ सकते हैं कि गवर्नेंस के वो सारे नॉर्म्स तोड़ दिए गए हैं। सिर्फ एक ही चीज डेमोक्रेसी को सप्रेस करके सिर्फ इतना ही रखा गया है, इलेक्शन जीतना है, और उसके लिए 80% मुसलमान है। इनके क्वालिटी ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को ग्रो ना करने दो, लॉजिक पावर ना होने पाए, क्योंकि अगर लॉजिक, साइंटिफिक थिंकिंग होगी, लॉजिक पावर होगा, तो ये सोचेगा कि भाई ये मोदी जी कर क्या रहे हैं। लिहाजा उसको आप सिर्फ वहां तक महदूद कर दीजिए, अस वर्सेस देम, अदराइजेशन, गेटोइजेशन, इसमें इनको डाल दीजिए ताकि वो सोच ना पाए। और तब क्या करेगा? जब चाय की दुकान पे जाएगा, ऑफिस में बैठेगा, तो ये सब वही है, इनका तो यही इलाज होना चाहिए। आज आपका अखबार देखिए, देश का सबसे बड़ा अखबार हिंदी का, उसका एडिटोरियल क्या है? सुनियोजित दुष्प्रचार अभियान। आपके दिमाग में बताया जा रहा है कि ये नालायक कितने हैं कि सड़क पे आ गए, पत्थरबाजी किया। कोई हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेगा, ये हम सब कहते हैं, लेकिन उसके पीछे कौन था? ये सुनियोजित दुष्प्रचार उन्होंने किया है कि आपकी कोई प्रवक्ता ने किया है। किसी ने एडिटोरियल में नहीं लिखा, इस तरह के अखबारों ने, कि साहब ये प्रवक्ता को जेल डालिए, ये वायलेशन है, आर्टिकल 19(2) के तहत ये वायलेशन है, तमाम प्रोविजंस जो है उसके तहत वायलेशन है। तो हकीकत ये इस आर्टिकल का, ये देखिए हेडिंग है, एक साहब लिखते हैं इसमें आर्टिकल में, ये तो एडिट था, ये आर्टिकल में लिखते हैं
भाजपा प्रवक्ता के बयान का सरकार ने खंडन करते हुए स्पष्टीकरण दिया। संबंधित प्रवक्ता को पार्टी से निलंबित कर दिया गया। उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। इसके बावजूद विरोध को हवा दी गई। जरा सोचिए, वो घर में बैठी है, फडणवीस कह रहे हैं, होम मिनिस्ट्री का खुद उसका अपना बयान है कि सब मेरी बात हो चुकी है, कुछ सब लोग प्रोटेक्ट करेंगे हमें। इसके बाद भी ये आप आर्टिकल, और ये कौन है? देश के एक जाने माने व्यक्ति। तो हमने यहां तक इसको लाके, ताकि लॉजिक पावर ब्लॉक कर दीजिए, साइंटिफिक थिंकिंग ना रहे। लिहाजा बताइए कि गणेश जी कैसे उस जमाने में, कैसे शल्य चिकित्सा हमारी मजबूत थी कि गणेश जी का सर लगा दिया था। और इसी तरह के एलिमेंट्स, मर्सिनरीज का बड़ा अच्छा हिंदी आज हमें मिला, वो शीतल जी ने जब दिया, भाड़े के सैनिक। भाड़े के सैनिक, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं सवेरे से ढूंढ रहा हूं, इसका हिंदी नहीं मिल रहा था। एक चीज ये मर्सिनरी, एक चीज जो पूछना चाहूंगा एनके सिंह सर, हाँ, एक वीडियो वायरल हो रहा है शायद सहारनपुर का, जिसमें जो लोग पकड़ के ले गए हैं हवालात के अंदर एक दरोगा लाठियों से उनको मार रहा है। और गंभीर बात यह है कि बीजेपी के सरकार के बड़े जिम्मेदार लोग उस वीडियो को वायरल कर रहे हैं। पुलिस कस्टडी में 1 दर्जन लोग हैं और एक दरोगा लाठियों से सबको कमरे में बंद करके मार रहा है, जैसे जानवरों को मारा जाता है। और रूलिंग पार्टी के जिम्मेदार लोग उसको वायरल कर रहे हैं, कह रहे हैं ये है सरकार का रिटर्न गिफ्ट। ये बिल्कुल सही, बड़ा अच्छा। वो इस पे तो एक अलग से डिस्कशन कराते। वो देख के लग रहा है कि हमने स्टेट क्राफ्ट को जानवर बना दिया है। वो दरोगा जब वो लाठी मार रहा है तो उसको पूरा भरोसा है कि प्रमोशन हो जाएगा। किस अधिकार से वो लाठी चला रहा है? लेकिन उसको हम खुश हो गए। हम यहां तक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को मार दिए हैं समाज की, कि वो इसको भी देख के खुश हो रहा है। अच्छा, ये सब पिटाई हो रही है और आपका अफसर कहेगा बड़े फख्र से, जो आईपीएस है, जिसका सिलेक्शन प्रोसेस बताया जाता है कि हिंदुस्तान का सबसे अच्छा है, हालांकि मैं उसे सबसे घटिया समझता हूं, वो कहेगा ये साहब संदेश दिया गया है, अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा, और उसमें ये चिपका देगा फोटो। कहां हम जा रहे हैं इस गवर्नेंस को लेके? एक 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 बनाना रिपब्लिक भी इस तरह का नहीं होगा। तो जो हमने कहा कि तुमने मोहब्बत की हर रस्म उठा डाली, आपने गवर्नेंस के हर नाम को तोड़ दिया है। एक भी नॉर्म गवर्नर के नहीं है जो गवर्नेंस को बजाबता रखते हो। आपने, आपका एसपी, आपका कलेक्टर केचुआ बने घूम रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले, हाँ, एक ही हमारे पास रास्ता है, ये जो आप डिस्कशन कर रहे हैं, इससे हम क्वालिटी ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, कॉन्ट्रेरियन व्यूज, दोनों तरफ के व्यूज देख के समाज को बदले। जब तक उसको नहीं बदलेंगे, इससे हमें निजात नहीं मिलने जा रहा है। बेहद संगीन है। मैं दिन रात परेशान हो रहा हूं। जब हमसे कोई पूछता है इसका रास्ता क्या है, तो कहते भैया रास्ता मिल जाता तो हम निकल पड़े होते। बिल्कुल नहीं मिल रहा है। एक ही चीज है, हाथ जोड़ के अब समाज से कहें, थोड़ा सा रेशनल थिंकिंग लाओ, देखो कि क्या हो रहा है देश में। और जो जीडीपी $5 ट्रिलियन की है, कभी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी देख लेना, पिछले 30 साल से मुतवातिर ये 136 नंबर से लेके 130 नंबर तक हवर करता है। देखना उसको है कि हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट कितना हुआ है, हमारे हेल्थ पैरामीटर्स कहां हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम कहां ढह रहा है। इसको जब तुम देख लोगे, ना तुम्हारा राम मंदिर समझ में आएगा, ना नूपुर के उससे तुम्हें उद्वेलित होगे, क्योंकि उद्वेली होने की चीज तुम्हारे पीछे है, तुम्हारे बेटे की नौकरी नहीं लगी है। तो ये क्वालिटी ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस और साइंटिफिक थिंकिंग समाज में डेवलप करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। शायद पता नहीं कितना हम लोग सक्सेसफुल हो, लेकिन हमें ये करते रहना चाहिए। थैंक यू। शीतल जी कुछ कह रहे थे आप, प्लीज। नहीं, मैं वही भाई साहब की बात में जोड़ रहा था कि वो एक भाजपा के विधायक जी ने, जो एक समय मुख्यमंत्री के सलाहकार थे, उन्होंने ट्वीट करके पुलिस की ये पिटाई करने वाले वीडियो को शेखी बघारते हुए, उन्होंने भी संविधान की शपथ ली। जब एमएलए की भी शपथ होती तो उसमें संविधान आता है, लेकिन वो इस असंवैधानिक कार्रवाई को सेलिब्रेट कर रहे थे, अपने ऑडियंस को सौंप रहे थे कि देखिए हम मुसलमानों को किस तरह से उनके खिलाफ अत्याचार कर सकते, थाने में पकड़ के कर रहे हैं आपको खुश करने के लिए। तो ये जो सैडिस्ट प्लेजर में एंजॉय करने वाला वर्ग यहाँ तक पहुंच गया है, इसलिए उसका नाम लेना जरूरी है कि वो विधायक है बीजेपी का। पहले हम अनफॉर्चुनेटली हम लोग प्रोफेशन में थे, वो फिर वो सलाहकार हो गए थे, जैसे बहुत सारे लोग आज के जमाने में हो जाते हैं, और अब वो ये सब कर रहे हैं। और इसको वो बहुत ही
मतलब बड़ा काम समझ रहे हैं। किसी पे अत्याचार करना, अरेस्ट करके किसी को उस पर जुल्म करना, इसको कोई बड़ा काम समझे तो आप उसकी मानसिकता समझ सकते हैं। लेकिन उन्होंने एक ऐसा समाज गढ़ लिया है जो इसको सेलिब्रेट करता है और वो उस पर तालियां बजा रहा है, उस पर तमाम ट्वीट हो रहे हैं फेवर में और उसके पक्ष में टिप्पणियां लिखी जा रही हैं। ये कठिन और बड़ी तकलीफ देह सिचुएशन है। तो एक रिटायर्ड डीजी एन के अस्थाना भी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं उस पर। हाँ, इस तरह केरल के बेशर्मी से और बहुत बेशर्मी से, बहुत अभद्र भाषा अगर ये ज्यादा प्रसन्न होंगे और ये बात चली जाएगी वहां तक तो उनको गवर्नर बना दिया जाएगा, ये प्रत्याशा में ये खुश होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूसरे लोग खुश हो रहे हैं या जो अफसर डंडा मार रहा है उसको यही मालूम है कि हमारा और रिवार्ड बड़ा अच्छा देते हैं। इस सिस्टम में आप चले जाइए, तत्काल रिवार्ड मिलेगा आपको, तो ये तो लालच